हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोरल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं और इस सेशन का नाम दिए हैं सफ़र संविधान का। और हम लोग इस संविधान का सफ़र करते करते भाग 3 में पहुंच चुके हैं, ठीक ना। भाग 3 के अंतर्गत हम आपको बताए थे कि 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद के बारे में वर्णन किया गया है। और भाग 3 आपको किसको बताता है? मूल अधिकार को बताता है। अगर हम कह दें मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? फ्रेंच में इसी को मूल अधिकार को ही बोला जाता है। अगर बोले कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। यह किस प्रकार का अधिकार है? तो नैसर्गिक अधिकार है, ठीक ना। तो हम बताए थे आपको 12 से लेकर 17 तक आपको बता चुके हैं ना। अगर हम लोग 12 से 35 तक की बात करते हैं, अनुच्छेद 12 में क्या बताए थे? हाँ, ये बोले थे कि कोई भी मूल अधिकार जो है उसकी परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13 में क्या बताए थे? अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब ये होगा कि आपका जो मूल अधिकार है उसका आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, वो एक लिमिटेशन में होगा। इसके बाद 14 में क्या बताए थे हम? विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि मतलब कानून, कोई भी कानून होगा सबके लिए क्या होगा? बराबर होगा, उसके रिलेटेड में सबके समता का अधिकार। 15 में क्या है? 15 में कि देखो, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 में ये कहता है कि लोक नियोजन, क्या कहता है? लोक नियोजन में समता, अर्थात कोई भी नौकरी होगा उसमें आरक्षण सबको बराबर तौर पर दिया जाएगा। इसके बाद 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 18 के साथ, ठीक ना। देखिए, अनुच्छेद 18 आपका ये कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब हुआ क्या? देखिए, पहले अंग्रेज के समय जो भी अंग्रेज के प्रिय होते थे, अंग्रेज को जो भी अच्छे लगते थे वो उनको एक उपाधि देते थे। जैसे वो लोग उपाधि देते नाइटहुड की उपाधि। भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और ये केसरी हिंद, गांधी जी को उपाधि दिया गया था, केसरी हिंद अंग्रेज दिए थे। हाँ, वो एक पद है, पद का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं, एक पद का नाम है जो अंग्रेज के बड़े अधिकारी हुआ करते, उन्हीं के नाम पर उसको पद का नाम दिया गया है ना। केसरी हिंद गांधी जी को उपाधि दिया गया था। लॉर्ड के भी उपाधि दिया जाता था। आपको पता होगा जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में ना, तो टोटल ये लोग रविन्द्रनाथ टैगोर भी और महात्मा गांधी भी, इन्होंने इन उपाधियों को लौटा दिया था अंग्रेजों को। अंग्रेज उनको एक सम्मान दिए थे अपने तरफ से, उसको उन्होंने लौटा दिया। कहा कि हमको ऐसा सम्मान क्या होगा जो हमारे देश के काम ही ना आए। उन्होंने सभी उपाधियों को लौटाया था। तो मतलब ये कहता है कि आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। उपाधि आज़ादी के बाद से इन्हें कहा गया है कि कोई भी कोई उपाधि नहीं लेगा। उपाधियों का अंत किया गया है ना। पहले सब उपाधि लेकर पूरा चला करते, लेकिन अब उपाधियों का अंत हो गया। हाँ, कुछ ऐसी उपाधियां हैं जो रखा जा सकता है, वो गवर्नमेंटेड है ना। जैसे अगर मान लो आप किसी फोर्स में है, पुलिस क्षेत्र में है, तो उसमें बहुत सारे की उपाधि दिया जाता है। जैसे कि दरोगा की उपाधि हो गया, डॉक्टर की उपाधि, डॉक्टर से पढ़ रहे हैं कोई, जैसे कि मान लो हम भी डॉक्टर की उपाधि ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर की उपाधि जो डॉक्टर इलाज करते हैं वही होंगे। और डॉक्टर की उपाधि पढ़ाई में भी होती है, PhD करिए आपको डॉक्टर की उपाधि मिलेगा, मतलब वहाँ से उपाधि मिल सकता है। लेकिन आप ऐसे उपाधि किसी को दे नहीं सकते, है ना। इसके बाद मान लो इंस्पेक्टर होता है, ये भी एक पद है, एक तरह से पद कह सकते हैं, इसको उपाधि थोड़ी बोलेंगे। इंस्पेक्टर के पद पर चले गए, दरोगा के पद पर, या मान लो कि DIG हो गया, कर्नल हो गया, मेजर, ये सब बड़े बड़े पद होते हैं सेना के अंदर, है ना। इसके बाद आपके इंजीनियर होते हैं, मेजर बोल ही देना, सेना के अंदर एक पद होता है, मेजर होते हैं, तथा आपका इंजीनियर भी। ये सब टोटल क्या है? एक तरह से पद हैं जिसको हम उपाधि से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन रियल में कहें तो यह उपाधि नहीं है। आप वहाँ तक मेहनत करेंगे, आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, कर्नल बन सकते हैं, मेजर बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, ठीक ना। किसी व्यक्ति को अनहरियो थोड़ी इंजीनियर को उपाधि दिया जाएगा। जब उसके अंदर उस प्रकार की क्वालिटी होगी, जब उस प्रकार का पढ़ाई किया होगा, तब इंजीनियर किया जाएगा, है ना। और मान लो हमको कोई डॉक्टर ऐसे थोड़ी कह देगा। अगर हम PhD कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे PhD पर, इसके बाद हमको डॉक्टर की उपाधि को आप कहो चाहे ना कहो, हमको गवर्नमेंट द्वारा उपाधि मिल जाएगा। हाँ, तो ये एक उपाधि है जिस प्रकार का। तो लेकिन जो पहले की जो उपाधियाँ थी
उसको अंत करने की बात कही। तो मूल बात याद रखिए कि अनुच्छेद 18 ये कहता है कि कोई भी दूसरे का अनहर्य उपाधि लेकर नहीं चल सकता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पिता कर्नल रहे हैं, तब उनका बेटा भी थोड़ी कर्नल होगा, नहीं ना होगा। तो उपाधि अगर मिला है तो केवल पिता तक सीमित है, तो वंशगत नहीं होगा, है ना। अब जैसे क्या थे पहले, क्या मूवी आप लोग देखे होंगे कि ठाकुर खानदान का, तब ठाकुर एक बाबू होगी ना, तब पूरा ठाकुर खानदान छोटा बड़का सबको चलता था, एक तरह का उपाधि था, है ना। तो उस तरह की बातें अब नहीं होंगी। जो पिता को जो मिला है, जिस पद पर उन्होंने मेहनत करके वो पद को ग्रहण किया है, वो हमें क्यों मिलेगा, हम भी वैसा करेंगे तो मिलेगा ना। तो ये आपको अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, ठीक ना। उस प्रकार के कोई भी आप उपाधि नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 19 संविधान का ऋण बोला गया है। ऋण शरीर के हम लोग का ऋण होता है ना, बैकबोन पीछे का, इसी प्रकार से ये समझ लीजिए ना, पूरी टोटल संविधान का ऋण है। इस पर संविधान टिका हुआ है। अगर इसको हटा दें तो संविधान महत्वहीन हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसमें बहुत सारी बातों को जोड़ा गया, ऐसे नहीं इसको ऋण बोला गया है, बहुत सारी बातों को जोड़ा गया। आगे आपको बताएंगे संविधान का आत्मा किसको बोलते हैं, है ना। आत्मा भी होता है, लेकिन अभी आपको ऋण बता रहे हैं। देखिए, संविधान के ऋण के रूप में अनुच्छेद 19 को जाना जाता है, और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 प्रकार के समता का अधिकार बताया गया है, 7 प्रकार का, है ना। इसलिए अनुच्छेद 19 में क ख ग घ चलता है, या ABCD इसको कह सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 प्रकार के इसमें समता का अधिकार बताया गया है। कभी कभी पूछता है समता का अधिकार, तो 7 प्रकार के अनुच्छेद 19 में बताया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद का ऋण किसको बोलते हैं, तो अनुच्छेद 19, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19 का क क्या कहता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम स्वतंत्र व्यक्ति हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, हमको पूरी तरह से आज़ादी है। आप लोग अक्सर देखे होंगे कोई बड़ा नेता या कोई उस प्रकार के प्रतिष्ठित व्यक्ति मर जाते हैं तो हम लोग मौन रहते हैं। आप लोग कभी स्कूल में देखिए, पढ़े गए होंगे, तो कोई मर जाता था ना, स्कूल में 5 मिनट के लिए मौन रखा जाता था, या 2 मिनट के लिए मौन रखा जाता, पूरा क्लास सब लोग खड़ा होकर मौन। और उसमें शांति का मतलब ये बताया जाता था कि हम लोग उनका एक तरह से सम्मान कर रहे हैं मौन रहकर। ये हम दूसरे के कहने पे नहीं मौन हो रहे हैं, हमको संविधान ने आज़ादी दिया है अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत कि हमको आज़ादी है, हम मौन रह सकते हैं। मौन व्रत की बात नहीं कही है। मौन का मतलब कि अगर कोई इस प्रकार शोक प्रकट करना, है ना, उस प्रकार से मौन रहा जा सकता है, ठीक ना। इसके बाद हमको इसी में आज़ादी दिया गया है, कोनो अगर नेता अपने मन का करते हों, हम उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, हम उनका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, उनका पुतला जला सकते हैं। आप लोग देखे होंगे अक्सर कोई भी नेता का विरोध प्रदर्शन होता है ना, उनका पुतला फूंक दिया जाता है। अगर यह आपको संविधान में आज़ादी नहीं होती तो कोई की हिम्मत नहीं था कौन उतना बड़ा प्रधानमंत्री का पुतला फूंक दे, किसकी हिम्मत है, नहीं फूंक सकते हैं। लेकिन ये हमको आज़ादी दिया है संविधान ने कि हम किसी का विरोध प्रकट करने का एक तरीका है, उसका पुतला फूंक सकते हैं। तो पुतला फूंकने की भी आज़ादी आपका अनुच्छेद 19 का क में दिया गया। यही नहीं, आपको मीडिया, प्रेस, बहुत पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ये यहाँ से बहुत उठाता है कि प्रेस की आज़ादी कहाँ है, तो हमको अनुच्छेद 19 का क, ठीक ना, उसमें स्वतंत्रता दिया गया है। मीडिया को इतना स्वतंत्रता है ना कि नेता लोग का एकदम बहुत हालत ख़राब हो जाता है अगर मीडिया पहुँच जाए ना, क्या हिम्मत है मीडिया की। इतना पता है, मीडिया को देश का चौथा स्तंभ बताया गया है, चौथा स्तंभ रीढ़ बताया गया है। देश के विकास में बहुत सारा सहायक होते हैं मीडिया वाला। अगर कोई भी सरकार कुछ कमियां कर रही हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो जनता के सामने कौन लाएगा, मीडिया ही लाएगा। अखबार के, आज तो बहुत सारे माध्यम हो गए, अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, या जो भी सोशल मीडिया है उस माध्यम से हम लोग ला सकते हैं ना। इसके बाद देखिए प्रेस की स्वतंत्रता, अर्थात जो भी प्रेस है उसको बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं है ना। इतना भी स्वतंत्र नहीं कि कुछ अगड़म बगड़म छाप देगा, ऐसा नहीं करेगा।
अच्छी चीज़ों को छापने की आज़ादी है उसको, जो सही सामाजिक दृष्टिकोण से सही हो, जो समाज के हित में हो, उसको छापने की आज़ादी दिया गया है। यही नहीं, हम किसी से सवाल पूछ सकते हैं। आप लोग हमसे सवाल पूछती है ना, आप केवल अपने मन में आ गया तो नहीं पूछ रहे हैं, आपको नैसर्गिक अधिकार दिया गया है, आपको संविधान में अधिकार दिया गया है कि हम पूछेंगे। आप लोग हमसे केवल इसीलिए नहीं पूछते हैं कि पैसा देते हैं, ये माइंड मत रखिए, आपका अधिकार है, आपका यह मूल अधिकार है सवाल पूछने का, समता का अधिकार है। आप हम ही से नहीं, प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति से भी पूछ सकते हैं, पूछने की, सवाल किसी से पूछने का भी अधिकार देता है हमको। इसके बाद आरटीआई, आरटीआई लोग जानते हैं क्या होता है? आरटीआई में जैसे तुम्हार एग्जाम में कम नंबर आ गया है ना, आपका एग्जाम में कम नंबर आ गया, चाहे मान लो कि कॉपी नहीं जैसे ना सर, आपको लगता है कि मैथ में हम 100 में 100 करके आए हैं, हमको 30 नंबर दिया है, आपको आरटीआई पूरा का पूरा यह आज़ादी देता है। आप आरटीआई के थ्रू आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। एक 40-50 रुपये का फार्म भरने वाला आता है, ऑनलाइन होता है, आप भर दे सकते हैं। अब वहाँ पर जो भी विभाग होगा ना, उस पर आप एक तरह से आरोप लगा सकते हैं कि मेरा कॉपी अच्छे तरह से नहीं जांचा गया है, पुनः जांचा जाए, तो वो आपको आरटीआई के अंतर्गत वह जांचेगा आपका कॉपी, आपको ये हक है। आप अपना कॉपी देख भी सकते हैं आरटीआई के अंतर्गत, ये सब नियम है। यही नहीं, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, झंडा लहरा सकते हैं आप, झंडा फहरा सकते हैं, धर्म से कोई मतलब नहीं है, सभी देश का है, धर्म से इसमें क्या मतलब झंडा फहराने में है? आप तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं, आपको आज़ादी है ना। यह आज़ादी भारतीयों को दिया जाता है, ये भारतीयों की आज़ादी है कि हम लोग झंडा क्या कर सकते हैं, लहरा सकते हैं। पहले ये सबको आज़ादी नहीं दी गई थी, बाद में ये आज़ादी दी गई कि आम जनता भी झंडा फहरा सकता है। इसका क में 19 का खराउ ख, सभा करने की आज़ादी, अर्थात कहीं भी हम सभा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप लोग देखिएगा, कोई भी नेता होता है कहीं जाकर रैली कर देता है, करता है कि नहीं? तो रैली इसी तरह थोड़ी कर देता है, उसको आज़ादी दिया गया है, वो कहीं भी सभाएं कर सकता है, किसी को संबोधित कर सकता है, किसी जाति का सभा हो सकता है कहीं। अगर मान लीजिए हमको सभा करना मुंबई के अंदर, खाली एक स्पेस देख लो, जगह देख लो, हम जाकर अपना सभा कर सकते हैं। हम बिहार से जाकर वहाँ पर सभाएं कर सकते हैं, इसकी आज़ादी हमको संविधान देता है, ठीक ना। तो हम सभा कर सकते हैं, कोई भी संगठन को हम लोग कर सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं। बात ऐसा हो कि वो सामाजिक दृष्टिकोण से उचित हो, किसी के लिए भड़काऊ न हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। इसमें सभा करने की आज़ादी। अनुच्छेद 19 संगठन बनाने की स्वतंत्रता। हम लोग संगठन, आप लोग लड़कियां हैं, बच्चे हैं, आप लोग संगठन बना सकते हैं कि दहेज उन्मूलन हो, है ना, दहेज के खिलाफ आप लोग बना सकते हैं, एक तरह संगठन हो सकता है। आजकल पता है दहेज के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होता है? लड़का नहीं, उसके गार्जियन होते हैं, माँ बाप। लड़का का हम पहले पक्ष लेते हैं, लड़के के माँ बाप सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं कि वो मांग करते हैं दहेज की। इसके पीछे इनके मन बढ़ाने का रीज़न कौन है? वधू पक्ष, लड़की वाले। अगर हमको बताइए आप कि अगर कोई लड़का गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक, तो वो लड़का ये डिमांड नहीं करेगा कि हमको भी नौकरी वाली चाहिए, ठीक ठाक अच्छा खासा लड़की देख लेगा, अच्छा खासा तिलक मिला कर लेगा। अगर एक लड़की है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करती है, तो क्या बेरोजगार लड़का शादी करेगी? नहीं करती है, नहीं करेगी। आप लोग कभी दहा लीजिएगा, अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है ना, बेरोजगार लड़का शादी कर ही नहीं सकती है, कि कोई भी काम ना करता हो वो कर ले, नहीं करेगी। या तो मैक्सिमम कंडीशन देखा है वो अपने विभाग में ही शादी कर लेती है लड़की, उस प्रकार की है। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं दहेज के लिए। दहेज के लिए देखा दोनों पक्ष जिम्मेदार है। दहेज एक तरफ से नहीं, दोनों पक्ष से हुआ है। दहेज का जो इतना बड़ा आजकल एरिया बढ़ गया है ना, ये दोनों पक्ष से हुआ है। माता पिता क्या कर, शुरुआत में जो दहेज देने की प्रथा थी, सीता माता को उनके पिताजी भी कुछ दिए थे, ऐसे नहीं दिए थे कि दहेज के लिए, एक तरह से उपहार के रूप में देते। वही उपहार धीरे धीरे दहेज में हो गया। लोग राजा महाराजा थे, हाथी घोड़ा क्या क्या सोना चांदी दिए थे,
उपहार के रूप में। आज वही फिर धीरे 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 सबके घर में उस प्रकार से उपहार आने लगा। एक तरह से बर पक्ष लालच हो गया, उनके घर में उतना उपहार आला, हमारे घर में कुछ नहीं आला। अब धीरे धीरे उसको देखकर अगला वाला करे, हम वो लड़की को इतना दिए हैं, इस लड़की को भी हम उतना देंगे, नहीं तो हमारे बेचते नहीं। तो वही लड़कियाँ कहे कि वो लड़की का आप उतना दिए, हमको कम दिए हैं। धीरे 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 वह उपहार ना दहेज के रूप में बदल गया, और आज क्या हो गया, मांगने वाला हो गया। हम क्या इतना देबो तो हो ही, नहीं तो नहीं। ऐसा होता है। तो दहेज एक पक्ष से नहीं, दोनों पक्ष से बढ़ा हुआ है। तो संगठन बनाने का अधिकार, कोई भी संगठन बनाकर आप कोई भी चीज़ को रोक सकते हैं। अगर समाज के अंदर कोई भी गलत काम होता है, संगठन बनाइए, सही संगठन हो। आपका संगठन में गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, ऐसा बात नहीं है। आप संगठन के माध्यम से कोई भी चीज़ को रोकने में मदद कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि आपको ये कहता है अनुच्छेद 19 का ग कहता है कोई भी संगठन बनाने की आपको आज़ादी है। अनुच्छेद 19 का घ भ्रमण करने की आज़ादी। अब भारत के अंदर कहीं घूम सकते हैं, कोनो टैक्स नहीं लगेगा। घूमने का मतलब ये नहीं कि कहीं भी जा सकते हैं, आर्मी कैंप पर घुस जब वहीं में घूमे खातिर मार के सुता नहीं हो। एक एरिया दिया गया है, आप भ्रमण करें उन्हीं जगह पर जो टूर वाले टूरिस्ट वाले जगह हैं, वैसे जगह पर घूम सकते हैं। मतलब भारत के अंदर कहीं भी आप घूम सकते हैं, आपको अलग से पैसा नहीं देना होगा, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, है ना। कि नहीं कि बिहार का गया महाराष्ट्र में घूमने, उसको पैसा ज़्यादा देना पड़ गया, बिहार का गया झारखंड में घूमने, उसको पैसा ज़्यादा देना पड़ गया। ऐसा तो नहीं ना होगा, आप संभाल लीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 19 का अंग बसने की स्वतंत्रता, है ना। देखो बच्चे, अनुच्छेद 19 का अंग जो कहता है हम कहीं बस सकते हैं। देखिए इससे पहले जो जम्मू कश्मीर था ना, जम्मू कश्मीर में कोई नहीं बसता था जाकर, वहाँ पर धारा 370 था। धारा 370 ना बहुत सारे समस्या उत्पन्न करता था। आप वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते थे, वहाँ बस नहीं सकते थे, वहाँ सदियों नहीं कर सकते थे। लेकिन धारा 370 हटा तो कुल आप कर सकते हैं। धारा 370 इतना खतरनाक था ना कश्मीर के अंदर कि पाकिस्तान वाला आके शादी कर सकता था, लेकिन इंडिया वाला जाकर उसमें शादी नहीं कर सकता था। हाँ, पाकिस्तान वाला उसमें कर सकता था, लेकिन इंडिया वाला नहीं कर सकता था। पाकिस्तान वाला ज़मीन खरीद सकता था, लेकिन इंडिया वाला नहीं जा सकता था। मतलब कि गलत कानून था। सब कुछ भारत का उसमें व्यवस्थाएँ थी, लेकिन अपने मन के करते थे। इसलिए धारा 370 हटाना बहुत जरूरी था। धारा 370 हटा, और आज देखिए उसको 2 खंड में तोड़ दिया, तड़फड़ाता रहा। कश्मीर और लद्दाख, है ना, दोनों एक ही में था। कश्मीर लद्दाख को दोनों को अलग कर दिया, दोनों को केंद्र शासित राज्य बनाकर अब तुम्हारा भी अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, देखो दिमाग सरकार का, मुख्यमंत्री का जब तक चुनाव होता तब तक पाकिस्तान से उन लोगों का कनेक्शन होता। क्या कि ना, मुख्यमंत्री का हटाओ जले, ऊपर केंद्र सरकार का शासन लगाओ, तो केंद्र सरकार डायरेक्ट उस पर रूल करेगी अपना, है ना। इसलिए वहाँ मुख्यमंत्री को सादा हटा ही दे के बाद चुनाव है। तो जब भी मुख्यमंत्री चुनाव होता था तो वहाँ के मुस्लिम जो होते थे, एरिया ज़्यादा था, वही लोग बनते थे, फिर उनका कनेक्शन हो जाता था पाकिस्तान से। आतंकवादी धड़ आओ, इसलिए वहाँ से कहा कि ना केंद्र शासित राज्य बनाओ। और केंद्र शासित राज्य में राष्ट्रपति शासन, मुख्य राज्यपाल का वो लोग व्यवस्थाएं रहती है। उसमें कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, केवल दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है ना, बस। उसके अलावा कहीं नहीं होता है केंद्र शासित में, ध्यान रखिएगा। तो बसने के जरिए हम लोग कहीं भी जाके बस सकते हैं। अब कश्मीर में भी आराम से जाकर बच सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कश्मीर में ज़मीन लेने वाला प्रथम व्यक्ति बिहार का रहने वाला था। प्रथम व्यक्ति बिहार का रहने वाला, जम्मू कश्मीर में ज़मीन लेने वाला। अब देखिए अनुच्छेद 19 च संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ध्यान समझ लीजिएगा। अब इसको भी ना, संपत्ति का अधिकार को भी एक तरह से मूल अधिकार में जोड़ दिया। मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अब बताओ, हमारा संपत्ति पर गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं हुआ। इस प्रकार से संपत्ति का अधिकार बनाया गया। मान लो कोनो रोड बन रहा है, कोनो हाईवे बन रहा है, उसमें हमारे 2-4 बीघा पड़ गए। अब कहो कि ना हमारी मूल अधिकार है, संपत्ति है, हम नहीं देंगे, तब वो रोड नहीं बनेगा। फिर हम कब हाईवे से घुमा के ले जाए, फिर तब
बड़ी समस्या होती थी सरकार को। संपत्ति जो मूल अधिकार में जोड़ दिया था ना, बहुत ही समस्या होती। कहीं भी सरकारी काम होता था ना, उसमें भाई जनता का भाई कोई कहीं ना कहीं ज़मीन जगह पड़ ही जाता था, आदम विरोध कर देता था ना, ये हमारा मूल अधिकार है, आप हमसे नहीं छीन सकते हैं। और ज़्यादा कुछ एंड मेंड कर बतू चल जाता था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके मूल अधिकार का रक्षक है, बताए हैं, वो आपका रक्षा करेगा। और मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठा है, वहाँ गवर्नमेंट पहुँची तो डायरेक्ट बोला कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान के नियमों का पालन करने वाले हैं, इसका आप मूल अधिकार का हनन नहीं करेंगे, ये ज़मीन आपको नहीं देगा। बहुत ही समस्या होती थी। कोई भी सरकार काम करता था वो अड़ंगा जरूर आता था। तो उस समय थे 1978 करीब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। 1978 करीब में मोरारजी देसाई थे। उन्होंने कहा कि भाई बड़ी समस्या, उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन करवाया, 44वां संविधान संशोधन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार के एग्जाम के अंदर आया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में उन्होंने इस चीज़ को संशोधन किया और इसको हटा दिया। संपत्ति के अधिकार को कहा कि यह एक संपत्ति का जो भी अधिकार जगह ज़मीन वाला होगा, जगह ज़मीन वाला वह उसी को कहा, अलग नहीं। जो भी संपत्ति होगा वह पहले कानूनी अधिकार होगा, इसके बाद आपका भी अधिकार होगा, उस पर कानूनी भी अधिकार होगा। और जिस संपत्ति पे कानूनी अधिकार होगा उस पर सरकार एक्शन ले सकती है, उसको अपने कार्य के लिए ले सकती है, आपको पैसा देगी, मुआवजा देती है, अच्छा खासा मुआवजा देती है। अगर मान लो कोई भी ज़मीन आपका पड़ा ना, आपका उसका 13 गुना 14 गुना पैसा देती है, समझ लो। अगर हाईवे में देखो, इधर पड़ा ना हाईवे है ना, एक लोग का बता रहे थे कि उसमें 1 बीघा पड़ा था, 2-3 करोड़ रुपया दिया, इतना पैसा देता है। अब बोला कि कोई को भी बच्ची ना, कोई को भी 1 करोड़ से कम नहीं दिया, 1 बीघा पड़ा हुआ था उसका वाला। अब 1 करोड़ बच्ची पैसा मिल जाएगा 1 बीघा का, अब उसका कितना आप जमीन ले सकते हैं हाईवे में पड़ा। तो इस समय का हम बता रहे हैं, तो मेन नेशनल हाईवे है ना, नेशनल हाईवे का उसका ज़्यादा मांग होता है। अब ये भी रोड पड़ेगा ना, आपको अच्छा पैसा देगा, ज़मीन से तो बहुत ज़्यादा पैसा देगा। अगर आपका ज़मीन 3-4 लाख 5 लाख का है ना, वो 10-12 लाख दे देगा आपको आराम से। गवर्नमेंट आपकी संपत्ति को लेगी तो आपको इतना पैसा देगी ताकि आपको उस संपत्ति का जाने का दुख न हो, आप उतना फिर कहीं ले सकते हैं, इतना देती है गवर्नमेंट, समझदार है। तो आपको मालूम हो गया ना, संपत्ति का अधिकार पहले 44वां संविधान संशोधन में इसको हटाकर अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसी को हटा दिया गया है, इसीलिए इसको हटाने के बाद आपको 6 गो हो गया अधिकार। समानता का 6 गो अधिकार हो गया, पहले 7 गो था, अब 6 गो हो गया। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया, इसको कानूनी अधिकार मान दिया, ठीक ना। कानून का अधिकार होना भी जरूरी था। देखिए अनुच्छेद 19 का 6 बोला है कि व्यवसाय करने का, व्यवसाय हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, व्यवसाय करने का पूरे देश के अंदर हमको आज़ादी है, किसी भी रूप में हम लोग व्यवसाय कर सकते हैं, रोजगार जिसको बोलते हैं। अगर आप बड़े व्यापारी हैं, कोई भी चीज़ का आयात निर्यात कर सकते हैं, हर एक राज्यों में कर। मान लो कोई सब्जी का व्यापारी है, उत्तर प्रदेश से बिहार में नहीं आ रहा है, वो किसी भी स्टेट में MP में जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है। दूसरे देश में सर, हाँ, देश के लिए अलग चीज़ है, देश के लिए फिर आपको वो एक प्रक्रिया होता है, उसके अंतर्गत। अब हम उठ के थोड़े पाकिस्तान में बेचे जाए, पकड़ा जी तो फिर उसके लिए फिर कागजात बनवाना पड़ता है, तभी जा सकते हैं ना। तो आपको इसके अंतर्गत हम बताएं 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 19। इसमें हम आपको यही बताने का प्रयास किए कि भारत के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में उपाधियों का, दूसरा में बताया गया है अनुच्छेद 19 में संविधान का रीढ़ है, उसके अंदर 7 प्रकार के समता का अधिकार दिया गया है ना, सभी प्रकार के समता का अधिकार। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।